2024 में क्या केवल हम भारतीय जनता ही निर्णय लेंगे कि किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन प्रधानमंत्री बनेगा? इसका उत्तर ढूंढने के लिए कुछ साल पीछे चलते हैं। बवेरिया इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसकी स्थापना सन 1776 में बवेरिया प्रांत में हुई थी, जो वर्तमान के जर्मनी में है। बवेरिया इल्यूमिनाटी बनाने का उद्देश्य समाज से अंधविश्वास को खत्म करना, राज्य में रिलीजियस प्रभाव को कम करना तथा किसी राज्य को उसके पावर के दुरुपयोग से रोकना था। इस तरह की सीक्रेट सोसाइटी हर राज्य में हर काल में हमेशा बनती रही है, जिसे इल्यूमिनाटी कहा जाता है। इस तरह की सीक्रेट सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड अफेयर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तथा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का प्रयास करती है। ये इनके इन प्रकार सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश करती है। यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन में भी इस तरह की एक सोसाइटी का हाथ रहा था। क्या वाकई में इल्यूमिनाटी जैसी सोसाइटी काम कर रही है भारत में? इस प्रश्न का जवाब ढूंढने से पहले इस सवाल पर आते हैं कि क्या वर्तमान भारत की आर्थिक स्थिति, रणनीतिक स्थिति या वर्तमान सरकार के कार्य से विदेशी संगठन या अन्य देश या देश के अंदर मौजूद विभिन्न सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक समूह या कोई अन्य समूह खुश है या दुखी है? वर्तमान भारत की बात की जाए तो फिलहाल भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार है जो अपनी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। 2030 तक जीडीपी को दुगना करने का लक्ष्य है। वर्तमान सरकार की विदेश नीति भी पूर्ण रूप से नेशन फर्स्ट की है। रसिया यूक्रेन युद्ध में भारत ने रूस का खुलकर विरोध नहीं किया एवं भारत का स्टैंड यह रहा कि यह इस मसले को शांति से बातचीत के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए, जबकि यूएस एवं पश्चिमी यूरोपीय देशों ने भारत पर यह दबाव डाला कि भारत को रूस के आक्रामक कदम का विरोध करना चाहिए तथा रूस पर लगाए प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए, जबकि भारत इसके उलट रूस से सस्ते तेल का आयात करता रहा और उसे रिफाइन कर यूरोप में एक्सपोर्ट करता रहा। फिलहाल रूस कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है भारत के लिए। इसी तरह से कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा देने से, राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना देने से भारत के अंदर बहुत सारे कट्टरपंथी समूह तथा पाकिस्तान समेत कई अन्य कट्टरपंथी इस्लामिक देश नाराज हो गए, जो पाकिस्तान एवं इस्लामिक टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। चीन के साथ भी भारत का रवैया बीते 4 दशकों में फिलहाल सबसे आक्रामक है। भारत ने सीमा विवाद पर कड़ा रुख अपनाया। पिछले 4 दशक में पहली बार 2020 में एलएसी के गलवान घाटी में भारत एवं चीन के सुरक्षा बलों के बीच में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए तो चीन के 40 से अधिक सैनिकों की मृत्यु हुई। भारत ने अपने हितों के अनुसार चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया तथा 5G टेक्नोलॉजी पर चीनी कंपनी हुआवेई के ऊपर यूएस की क्वालकॉम को प्राथमिकता दी। भारत वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह में है। भारत की इस तरह की आर्थिक उन्नति भी बहुत सारे देशों की आंखों में जलन पैदा कर रही है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और अभी हाल में ही एयर इंडिया का 540 पैसेंजर प्लेन खरीदने की डील अभी तक प्लेन की सबसे बड़ी डील है। कोई भी देश खुलकर आलोचना कर इस बड़े मार्केट से बाहर नहीं होना चाहता है। इसके अलावा कोविड के समय वैक्सीन के लिए कई लोग खुलकर भारत निर्मित वैक्सीन के बदले एक एमएनसी फाइजर की लॉबिंग करने लगे, जो किसी भी पैमाने पर भारत निर्मित वैक्सीन से बेहतर नहीं थी। परंतु भारत ने स्वदेशी वैक्सीन को ही तरजीह दी। साथ ही साथ भारत ने सैकड़ों देशों को मुफ्त में वैक्सीन एक्सपोर्ट की, जिससे इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनियों को वह फायदा नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। वर्तमान की भारत की पेमेंट सिस्टम यूपीआई और रुपए अन्य सभी पुराने पेमेंट सिस्टम जैसे वीजा और मास्टर कार्ड को रिप्लेस कर रही है तथा एक सस्ता अल्टरनेटिव पूरे विश्व के सामने खड़ा कर रही है, जिससे इन दोनों की ड्यूपोली खतरे में है। भारत लगभग हर मुद्दे पर अपनी राय बेझिझक होकर रख रहा है और हर कदम सेल्फ इंटरेस्ट के तहत उठा रहा है। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है तथा पुराने पुरोधाओं को हर मसले पर चुनौती दे रहा है। फिलहाल ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारे संगठन, एमएनसी एवं बहुत सारे देश भारत से नाराज है तथा वे सभी कोशिश करते रहते हैं कि भारत में ऐसी सरकार बने जिससे उसका एजेंडा फुलफिल हो। इन देशों की सरकार, संगठन, कंपनियां आदि यही चाहती है कि भारत की सरकार उनकी बात माने और भविष्य में भी वही सरकार बने जो उनके अनुसार कार्य करे। दुश्मन देश के अलावा किसी देश की सरकार या कंपनियां खुलकर अन्य देश के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करती है, बल्कि वहां मौजूद संस्थानों, एनजीओ, न्यूज चैनल के माध्यम से उस देश की सरकार के प्रति लगातार लंबे समय तक माहौल बनाया जाता है। साथ ही साथ वह उस देश में मौजूद देश विरोधी तत्वों को बढ़ावा दिया जाता है। अलगाववाद, क्षेत्रवाद, भाषा के आधार पर नफरत, अमीर गरीब के बीच की नफरत, जाति एवं धर्म के आधार पर नफरत को बढ़ाने वाले तत्वों को जगह दी जाती है या बढ़ावा दिया जाता है।
एवं आंतरिक रूप से देश को कमजोर किया जाता है। इस तरह के लोगों को संगठनों, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल एक्टिविस्ट, वेब पोर्टल आदि को लगातार फंडिंग की जाती है और एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, जैसे गोदी मीडिया, हिंदू आतंकवाद, अदानी अंबानी की सरकार, तानाशाही, लोकतंत्र खतरे में है आदि। इन सभी को कुछ उदाहरण से समझ। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से नीचे तथा अफगानिस्तान के बराबर है, जबकि पाकिस्तान में 30% महंगाई दर है। गेहूं के डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं है। पाकिस्तानी जनता लाइन लगकर आटा ले रही है। आटे के लिए वहाँ लड़ाइयाँ हो रही है। भारत से गेहूं अफगानिस्तान सहायता के तौर पर फ्री में भेजी जा रही है और बांग्लादेश गेहूं का आयात भारत से कर रहा है, जबकि भारत पिछले 2 सालों से 80 करोड़ जनता को हर माह गेहूं समेत अन्य अनाज फ्री में सप्लाई कर रही है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान संयुक्त राज्य अमीरात से नीचे है। संयुक्त अरब अमीरात में केवल सरकारी मीडिया है जिसने शायद ही कभी वहां के राजशाही के कार्यों की आलोचना की हो। सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान अफगानिस्तान, नाइजीरिया एवं पाकिस्तान से भी नीचे रखा गया है, जबकि नाइजीरिया में इस्लामिक आतंकवाद वहां के ईसाइयों को बड़ी संख्या में लगातार मार रहे हैं। अफगानिस्तान में हिंदू, ईसाई जैसे अल्पसंख्यकों को मार मार कर भगा दिया गया है। बचे हुए हजरा सियाहों के मस्जिद पर लगातार बम फोड़ रहे हैं। कुछ सालों में से भी हजरा सिया या तो मारे जाएंगे या भाग जाएंगे। उसी तरह से पाकिस्तान में लगातार हिंदू बच्चियों का अपहरण कर बूढ़े मुसलमानों से शादी कराया जा रहा है, जिसे वहाँ की कोर्ट भी समर्थन देती है। अहमदिया मुसलमान को तो मरने के बाद भी कब्र में जगह नहीं मिलती है। फिर भी ये सभी देश भारत से सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स में ऊपर है। अल जजीरा, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत सारे भारतीय पत्रकार की तरह काम करते हैं, जिसका काम केवल एक ही है, वैसी खबर को हाईलाइट करना जिसमें मुस्लिम विक्टिम हो और बहुसंख्यक आरोपी। ये सभी उन खबरों को स्किप कर देते हैं जिसमें हिंदू विक्टिम है और मुस्लिम आरोपी है, और पूरे विश्व में भारत की अल्पसंख्यक विरोधी छवि प्रस्तुत करते हैं। बीते कुछ सालों में खालिस्तानी आंदोलन, जाति के आधार पर हिंदुओं में आपस में लड़ाई लगवाना, भाषा के आधार पर दक्षिण भारतीयों में उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत पैदा करने की घटना कई गुना बढ़ गई है। इस तरह के सभी संगठनों, न्यूज़ चैनल, वेब पोर्टल, सोशल एक्टिविस्ट को कंट्रोल कई इल्यूमिनाटी करती है। भारतीय परिदृश्य में जॉर्ज सोरस एक इल्यूमिनाटी का केंद्र बिंदु है और ये सभी लोग और समूह उनके प्यादे हैं। भारत में इस तरह के प्यादे बनाना काफ़ी आसान है। केवल एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं यूएस आने जाने का रिटर्न फ्लाइट टिकट से सैकड़ों प्यादे खड़े किए जाते हैं। अगर इस तरह से इन सभी को आप इन टोटालिटी में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हम भारतीयों के अलावा बहुत सारे अन्य लोग एवं संगठन भी हैं जो ये चाहेंगे कि उनके अनुसार सरकार बने।